of you. Today, I will discuss DIAS or unauthorized absence. इस वीडियो में मैं डायजनॉन और अनऑथराइज्ड absence के बारे में बताऊंगा. So we know that diazonon period or unauthorized absence period is not counted as duty. It is not counted in qualifying service. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए. So myself Asit Kumar Patnaik. My channel name is Asit Saricomania. Please watch the video till the end and collect very important informations, and it would be very useful for departmental examinations or for promotion examinations or for principal examinations, KVS and NVS. So please subscribe my channel Asit Saricomania. Now I am going to discuss diazonon or unauthorized absence. So fundamental rule 17A में provisions of rule 27 of the CCH pension rules 1972, a period of an unauthorized absence. जो रूल 27 जो पेंशन रूल 1972 में ये जो अनधिकृत अनुपस्थिति होता है, अनऑथराइज्ड एब्सेंस होता है, इसमें एनी पीरियड ऑफ विलफुल एब्सेंस नॉट कवर्ड बाय ग्रांट ऑफ एनी लीव मे बी ट्रीटेड एज डायजनॉन. कभी कभी क्या होता है, विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द लीव अथॉरिटी द एम्प्लॉय हैज टेकन लीव, द एम्प्लॉय इज एब्सेंट वन. सो इस केस में डायजनॉन होगा. जब हम लीव अथॉरिटी का परमिशन नहीं लिया है और छुट्टी में चले गए, वो जो पीरियड है, जो पीरियड के लिए हम अनुपस्थिति रहे, एब्सेंस रहे, वो पीरियड को डायजनॉन कहा जाएगा. वो पीरियड डायजनॉन हो जाएगा. नेक्स्ट वन, एनी डे ऑन व्हिच एन ऑफिशियल is absent from duty without permission. In some time the employee is coming to the office and without permission has gone to the outside. कभी कभी क्या है, एक एम्प्लॉय ऑफिस को आया, अथॉरिटी का परमिशन नहीं लिया और बाहर चला गया, वो एब्सेंट हो गया. नेक्स्ट वन, लेफ्ट द ऑफिस व्हाइल ऑन ड्यूटी विदाउट परमिशन. वही बिना परमिशन से ऑफिस छोड़ दिया. रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म द असाइन्ड वर्क व्हाइल इन ऑफिस कैन बी डिक्लेयर्ड एज डायजनॉन बाय द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी. ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफिशियल के लिए. एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन द एम्प्लॉय इज एब्सेंट वन, द एम्प्लॉय इज कमिंग टू द ऑफिस and without permission has gone to the outside, or some work assigned to the employee but he or she refused to do the work. कभी कभी क्या है, कुछ वर्क असाइन होता है एम्प्लॉय को, सपोज वो मना कर देता है, वो रिफ्यूज करता है काम करने के लिए, तो ये जो पीरियड है उसको लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी का पावर है, वो पीरियड को वो डायजनॉन कर सकता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एनी डे ऑन विच एन ऑफिशियल, जो पर्टिकुलर डे में वो ऑफिस आता है, एब्सेंट हो जाता है, ऑफिस आता है बिना परमिशन से बाहर चला जाता है, ऑफिस आता है, एम्प्लॉय को कुछ काम असाइन होता है, वो काम करने के लिए उसको रिफ्यूज कर देता है, तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी का पावर है, वो उस डे को डायजनॉन डिक्लेयर कर सकता है. नेक्स्ट वन, बहुत इंपॉर्टेंट वन, अनऑथराइज्ड एब्सेंस विल बी डीम्ड टू कॉज एन इंटरप्शन और ब्रेक इन सर्विस विथ अटेंडेंट डिसेबिलिटीज. कभी कभी क्या है, कुछ अनऑथराइज्ड एब्सेंस होता है जो वो ब्रेक इन सर्विस के लिए डिक्लेयर किया जाता है.
उसको किसी को पूछना जरूरत नहीं है, और उसको डिसेबिलिटीज क्या है, कुछ कुछ केस में क्या है ना, ऑटोमेटिकली उस सर्विस में इंटरप्शन हो जाता है और ब्रेक इन सर्विस होता है, सर्विस में रुकावट आ जाता है। तो ये क्या क्या कारण है हम देखेंगे। फर्स्ट है एम्प्लॉइज इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स ड्यूरिंग एन इलीगल स्ट्राइक। कभी कभी क्या है, एम्प्लॉइज इलीगल स्ट्राइक में चले जाते हैं इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स में। ओके, समटाइम्स एम्प्लॉइज इन्वॉल्व्ड इन इलीगल स्ट्राइक, they have not taken proper permission and the strike is not legal one. Okay, in illegally they involved in strike, तो ऑटोमेटिकली जितने दिन के लिए इलीगली स्ट्राइक में बैठ जाएंगे एम्प्लॉइज, तो वो पीरियड को ऑटोमेटिकली वो डाइज नॉन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो पीरियड ब्रेक इन सर्विस हो जाएगा। Next one, employees in non-industrial establishments as a result of concerted or coordinated action such as during strike, unauthorized or without satisfactory reason. Other non-industrial establishments में क्या है ना, एम्प्लॉइज क्या करते हैं ना, सम्मिलित होकर कुछ स्ट्राइक करते हैं और वो स्ट्राइक एक्चुअली अनऑथराइज्ड होता है। क्लियर? तो इस केस में जितने दिन के लिए जो एम्प्लॉइज जो मिलकर, ओके, इन कांग्रेगेट मैनर, इन कंग्लोमिनेट मैनर, व्हेन द एम्प्लॉइज गो फॉर स्ट्राइक विदाउट एनी परमिशन एंड द स्ट्राइक इज अनऑथराइज्ड वन, देन इस केस में वो जो पीरियड के लिए स्ट्राइक होता है, वो जो पीरियड के लिए एम्प्लॉइज स्ट्राइक में बैठ जाते हैं, उसको भी डाइज नॉन डिक्लेयर किया जाता है और वो भी एम्प्लॉइज के लिए ब्रेक इन सर्विस होता है। नेक्स्ट वन, रिमेनिंग एब्सेंट अनऑथराइज्डली और डेजर्टिंग अ पोस्ट बाय एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। जो थर्ड है ट्रिपल आई में, अनऑथराइज्ड एब्सेंट। कभी कभी एम्प्लॉय एक्चुअली विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द अथॉरिटी, सपोज ही और सी हैज एब्सेंट वन, कभी परमिशन नहीं लिया, वो अनुमति नहीं लिया अथॉरिटी का, वो एब्सेंट हो गया। और डेजर्टिंग ऑफ पोस्ट बाय एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, कभी कभी क्या है कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय क्या है, उसको जो उसका जो ड्यूटी है वो ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है और वो ड्यूटी से भाग रहा है। क्लियर? तो इस केस में जितने पीरियड के लिए वो एब्सेंट हो जाता है, अनऑथराइज एब्सेंस हो जाता है, और उसको जो काम करना है, जिसके लिए वो सैलरी ले रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, वो काम से भाग रहा है, तो वो पीरियड को भी डाइज नॉन कहा जाएगा और वो पीरियड ब्रेक इन सर्विस हो सकता है। तो यहां पर थोड़ा स्ट्राइक्स के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। स्ट्राइक्स क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। स्ट्राइक्स इंक्लूड से जनरल टोकन, सिंपैथेटिक, गो स्लो, सिट डाउन, पेन डाउन, मास अब्स्टिनेशन फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन। जो मास अब्स्टिनेशन क्या है, फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन, बिना परमिशन से सब एम्प्लॉइज ओके काम नहीं करते हैं, तो वो उसको रॉन्गली डिक्लेयर किया गया, मास कैजुअल लीव के आकार में डिक्लेयर किया जाता है। और सिमिलर स्ट्राइक एंड पार्टिसिपेशन इन ए बॉन्ड और सिमिलर एक्टिविटीज, ये सब स्ट्राइक्स में आएगा। कभी कभी स्लो वर्क, पेन डाउन, सिट डाउन, ओके, मास अब्स्टिनेशन फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन, सभी एम्प्लॉइज क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं और पूरा सम्मिलित होकर वो इट मीन्स जाकर वहां पर बैठ जाते हैं, ओके, काम के लिए नहीं जाते हैं, उनका जो असाइन वर्क है वो नहीं करते हैं, तो वो सब स्ट्राइक्स में जाएगा। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन, डाइज नॉन does not constitute break-in service, but only the days treated as dies none are not counted as duty for any purpose. एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डाइज नॉन पीरियड होता है, जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड होता है, एक्चुअली उसमें क्या है, ब्रेक इन सर्विस नहीं होगा। इट डज नॉट कंस्टिट्यूट ब्रेक इन सर्विस। उसमें क्या है, जितनी पीरियड के लिए जो डाइज नॉन
पीरियड होता है, जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड होता है, वो एक्चुअली ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, वो एक्चुअली क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिसेबिलिटीज ऑफ डाइज नॉन। तो एक्चुअली ये जो डाइज नॉन पीरियड में हमारा किस एरिया में एक्चुअली ये थोड़ा एम्प्लॉइज के लिए एडवर्स होता है। बेसिकली वी मस्ट डिटेक्ट ड्यू टू डाइज नॉन, ड्यू टू अनऑथराइज्ड एब्सेंस, in which areas we are facing problem, in which areas our service is break one. Clear? So it is very important one. तो अभी चलेंगे disabilities of dies नॉन। फर्स्ट वन चलेंगे पे एंड अलाउंस। The government servant shall not be entitled to any pay and allowances for the period of such unauthorized absence, even if such absence is condoned. ये क्या है ना, फंडामेंटल रूल 17(1). कभी कभी क्या है, ये जो अनऑथराइज एब्सेंस होता है, ये अनऑथराइज एब्सेंस में कोई पे एंड अलाउंस नहीं मिलेगा। तो जो अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड होता है, बेसिकली इन अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड, बेसिकली इन डाइज नॉन पीरियड, द एम्प्लॉय इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी पे एंड अलाउंसेस। डाइज नॉन पीरियड में पर्टिकुलरली जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड है, उसको ड्यूटी में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उसी पीरियड में कोई पे एंड अलाउंसेस एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। यदि जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड को कंडोन कर दिया, माफ कर दिया जाता है, कर देने से भी पे एंड अलाउंस नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या है, अनऑथराइज्ड एब्सेंस होता है, उसको माफ कर दिया जाता है। कैसे माफ किया जाएगा ना, हमारा कोई लीव ड्यू है, हमारा सर्विस खाता में कोई लीव ड्यू है, तो उस अनऑथराइज्ड एब्सेंस जो पीरियड है, वो हमारा जो लीव ड्यू है हमारा खाते में है, उससे उसको डेबिट कर दिया जाएगा। और अदरवाइज हमारा खाते में नहीं है, तो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के आकार में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मगर आपको याद रखना है कि बेसिकली जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड होता है, कि डाइज नॉन पीरियड होता है, उसमें कोई पे एंड अलाउंसेस एम्प्लॉइज को नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो फंडामेंटल रूल 17(1) में है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट वन जो इंक्रीमेंट में, सेकेंड वन इंक्रीमेंट, द पीरियड ऑफ सच अनऑथराइज्ड एब्सेंस विल नॉट काउंट फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीमेंट। However, the periods preceding such unauthorized absence will not be forfeited. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पीरियड एक्चुअली अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड है, बेसिकली अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड is not counted for increment, because unauthorized absence period, it is not called as duty. Clear? It is not included in duty period. Okay, for this reason this period is not counted for increment. तो हमारा जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड होता है, वो इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अनऑथराइज्ड एब्सेंस के पहले हमारा जो सर्विसेज है वो जब्त नहीं होगा, वो फॉरफिट नहीं होगा। ओनली जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड है, उसी पीरियड को हम इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये FR 26 फंडामेंटल रूल 26 में है। फिर हम लीव को चलेंगे। द पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस विल नॉट एंटेल फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ लीव, एंड द लीव एट क्रेडिट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द अनऑथराइज्ड एब्सेंस विल नॉट ऑल्सो लैप्स। इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू अनऑथराइज्ड एब्सेंस, पास्ट सर्विस कैन नॉट बी फॉरफिटेड। अनऑथराइज्ड एब्सेंस के वजह से जो लीव, बेसिकली यहां पर हम किसके ऊपर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लीव के ऊपर। तो अनऑथराइज्ड एब्सेंस होता है, तो हमारा लीव के लिए हमारा पास्ट सर्विस फॉरफिट नहीं होगा, पास्ट सर्विस जब्त नहीं होगा लीव के लिए, आपको याद रखना है। और हमारा खाते में जो भी लीव क्रेडिट में है, जैसे EL है कि HPL है, वो लैप्स नहीं होगा अनऑथराइज्ड एब्सेंस की वजह से। क्लियर?
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस विल नॉट एंटेल फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ लीव। यहां पर ओनली लीव के लिए, एंड द लीव हैड क्रेडिट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द अनऑथराइज्ड एब्सेंस विल नॉट आल्सो लैप्स। जो लीव हमारा खाते में है वो लैप्स नहीं होगा कि हमारा ये जो पर्पज ऑफ लीव केस में हमारा कोई पास्ट सर्विस जब्त नहीं होगा, फॉरफिट नहीं होगा। मगर यहां पर कुछ कंडीशंस है, जैसे जो डायजनल पीरियड होगा, जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड होगा, उसमें ईएल अर्न्ड लीव के ऊपर मैं बोलना चाहता हूं। तो इसी हाफ ईयर में जितने दिन का अनऑथराइज्ड एब्सेंस होगा, डायजनल पीरियड होगा, उसका 1/10 हम कैलकुलेट करेंगे। और उसका 1/10 जो कैलकुलेट करने के बाद जितना दिन होगा, वो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो बेसिकली नॉन वैकेशनल स्टाफ है, 15 दिन का ईएल क्रेडिट होता है एडवांस के आकार में, नेक्स्ट हाफ ईयर में उससे डेबिट किया जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, सपोज जो फर्स्ट हाफ ईयर है, जैसे जनवरी टू जून, उसमें क्या है, सपोज 20 डेज का अनऑथराइज्ड एब्सेंस होता है और डायजनल पीरियड होता है, उसका 1/10 2 डेज है। तो जो नेक्स्ट हाफ ईयर है, जो जुलाई टू दिसंबर, उसमें जो 15 ईएल क्रेडिट होगा बेसिकली नॉन वैकेशनल स्टाफ के लिए, वो 15 डेज ईएल क्रेडिट नहीं होगा, 13 डेज होगा, क्योंकि यहां पर जो 1/10 ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड, 1/10 ऑफ डायजनल पीरियड, it would be debited. Okay, it would be debited from the 15 days EL, and it means it means advance के आकार में वो क्रेडिट होगा, क्या है, नेक्स्ट हाफ ईयर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो बेसिकली वैकेशनल स्टाफ के लिए 1/30 होगा। ओके, नॉन वैकेशनल स्टाफ के लिए वो 1/10 होगा। जैसे उनको 15 डेज का ईएल क्रेडिट होता है ईच हाफ ईयर में, मगर जो नॉन वैकेशनल स्टाफ है उनको प्रत्येक हाफ ईयर में 5 ईएल क्रेडिट होता है। तो यहां पर याद रखना है कि बेसिकली फॉर नॉन वैकेशनल स्टाफ 1/10 ऑफ द अनऑथराइज्ड एब्सेंस would be debited from the advance credit of 15 EL in the next half year. तो जो 15 ईएल जो नेक्स्ट हाफ ईयर में क्रेडिट होता है, उससे हम डेबिट करेंगे कितना, 1/10 ऑफ डायजनल पीरियड। मगर वो चीज जब बेसिकली वैकेशनल स्टाफ के लिए आएगा, उस केस में वो 1/30 होगा, क्योंकि वैकेशनल स्टाफ को प्रत्येक हाफ ईयर में 5 ईएल क्रेडिट होता है। सिमिलरली यहां पर वही मैं क्लियरली मेंशन किया, 1/10 ऑफ द पीरियड ऑफ सच अनऑथराइज्ड एब्सेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ अर्न्ड लीव of non-vacational staffs, or 1/30 of the period of such unauthorized absence in respect of earned leave of vacational staffs। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना डायजनल पीरियड होगा उसका 1/10 आप निकाल दो, और 1/10 सपोज 2 दिन आया कि 3 दिन आया, जो नेक्स्ट बेसिकली 15 ईएल क्रेडिट होगा उससे आप माइनस कर दो। सिमिलरली वैकेशनल स्टाफ के लिए प्रत्येक हाफ ईयर में 5 ईएल क्रेडिट होता है। सपोज एक हाफ ईयर में जितना दिन का अनऑथराइज्ड एब्सेंस डायजनल पीरियड होता है, उसका 1/30 निकाल दो। सपोज 1 दिन 2 दिन 3 दिन आया, ठीक है, और जो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो 5 ईएल क्रेडिट होता है उससे आप डेबिट कर दो। सिमिलरली बेसिकली हाफ पेड लीव के लिए 1/18 इन रेस्पेक्ट ऑफ हाफ पे लीव विल बी डिडक्टेड, ओके, फ्रॉम द एचपीएल टू बी क्रेडिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेडिंग हाफ ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ एचपीएल के लिए हम जानते हैं कि प्रत्येक हाफ ईयर में 10 एचपीएल क्रेडिट होता है। जैसे जनवरी 1 में 10 एचपीएल क्रेडिट होगा, और अगेन जुलाई 1 में 10 एचपीएल क्रेडिट होगा, तो 20 एचपीएल एक्चुअली पूरा ईयर में क्रेडिट होता है। तो इन ईच हाफ ईयर 10 एचपीएल इज क्रेडिटेड। तो जितना दिन का डायजनल पीरियड होगा, जितना दिन का अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड होगा, उसका 1/18 हम कैलकुलेट करेंगे, और नेक्स्ट हाफ ईयर में जो 10 एचपीएल क्रेडिट होने वाला है उससे हम माइनस कर देंगे। क्लियर? जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज 36 डेज का डायजनल पीरियड हो गया, अनऑथराइज्ड एब्सेंस हो गया एक एम्प्लॉय का इस फर्स्ट हाफ ईयर में। सो
1/18 इंटू 36 कितना हुआ 2 डेज। तो नेक्स्ट हाफ ईयर में 10 एचपीएल क्रेडिट होने वाला है, मगर उससे आप 10 एचपीएल क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि 36 डेज का अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड है, उसका 1/18 2 डेज हो गया, तो 8 डेज एचपीएल एडवांस के आकर में क्रेडिट होगा नेक्स्ट हाफ ईयर में। अभी आपका समझ में आ जाएगा। तो ये जो है एक्चुअली सीसीएस लीव रूल्स का रूल 27 एंड 29, रूल 27 ईएल के ऊपर और जो रूल 29 है वो एचपीएल के ऊपर, सीसीएस लीव रूल्स 1972, इसको ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में आता है। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेंशन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डायजनल पीरियड होता है बेसिकली ओल्ड पेंशन, अभी तो न्यू पेंशन चल रहा है 1/1/2004 से 1 जनवरी 2004 से। सो बेसिकली जो ओल्ड पेंशन के लिए क्या बोलते हैं कि अनऑथराइज्ड एब्सेंस हो जाता है और जो डायजनल पीरियड होता है उसको कंडोन नहीं किया जाता है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको कंडोन नहीं करता है, तो हमारा पास्ट सर्विस फॉरफिट हो जाएगा। जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड है, जो अनधिकृत अनुपस्थिति पीरियड है, उसको माफ नहीं किया जाएगा, तो हमारा पूरा पास्ट सर्विस क्या होगा ना, जब्त हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। और यहां पर हम देखेंगे तो पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली डायजनल केस में। डायजनल पीरियड डज नॉट काउंट फॉर पेंशन, जो डायजनल पीरियड होता है वो पेंशन के लिए काउंट नहीं होगा अनलेस द अपॉइंटिंग अथॉरिटी कम्यूट्स रेस्पेक्टिवली सच पीरियड्स ऑफ एब्सेंस आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव अंडर रूल 27(2) of CCS pension rules 1972. Clear? The past service of the government servant will not count as qualifying service for the purpose of pension. तो जो डायजनल पीरियड है उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको कम्यूट नहीं करेगा। जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड है, सपोज उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी कंडोन कर दिया और वो पीरियड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के आकार में डिक्लेयर कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो डायजनल पीरियड है, जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड है, बेसिकली पेंशन मामले में उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी कंडोन कर दिया, सपोज कंडोन कर दिया और उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, वो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड को, वो डायजनल पीरियड को वो यूएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के आकार में उसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो हमारा क्या है, पास्ट सर्विस क्या होगा, वो जब्त नहीं होगा, फॉरफिट नहीं होगा। अदरवाइज उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो अनऑथराइज्ड एब्सेंस को कि डायजनल पीरियड को कंडोन नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा पास सर्विस जब्त हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है? और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, तो जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड को कंडोन कर देता है तो वो पीरियड क्या होगा ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के आकार में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के आकार में डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो कोई लीव सैलरी प्राप्त नहीं होगा, मगर वो बेसिकली क्वालिफाइंग सर्विस हो जाएगा और पेंशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर दिया है कि प्रोविजन दिया है, अभी जो कोर्ट डिसीजन आ रहा है, द प्रोविजन ऑफ रूल 28 ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल्स 1972, ये रूल को याद रखना है, हैज रिकमेंडेड दैट opportunity of representation should be given to the employee and being heard in person if so desired by him or her before making entry in the service book regarding forfeiture of past service। ये जो रूल में अभी जो प्रोविजन ऑफ रूल 28 ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल 1972, इसमें क्या रिकमेंड किया गया है कि कोई अनऑथराइज्ड एब्सेंस होता है, कि डायजनल पीरियड होता है, तो बेसिकली पेंशन के लिए दिक्कत होता है, तो उसमें क्या होगा ना, वो एम्प्लॉय को एक्चुअली एक शोकॉज नोटिस दिया जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि वो जवाब दे, वो किस लिए अनऑथराइज्ड एब्सेंस हुआ था, फॉर व्हाट रीजन एक्चुअली इट मींस ही हैड टेकन इट मींस लीव विदाउट परमिशन, कि ही वाज एब्सेंट विदाउट परमिशन, तो उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ओके, उसको एक शोकॉज नोटिस दिया जाएगा और शोकॉज नोटिस में क्लियरली मेंशन होगा कि क्यों आपका पास सर्विस फॉरफिट नहीं किया जाएगा पेंशन के लिए, तो वो रिप्रेजेंटेशन देगा। और वो रिप्रेजेंटेशन क्या है ना, जो बेसिकली अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेशन को देखेगा। ओके, तो वो क्या होगा ना, ये पहले तो देखकर उसको कंडोन कर देता है, ठीक है, कंडोन कर देगा, माफ कर देगा, तो ठीक है, वो जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के आकार में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्लियर? और वो क्वालिफाइंग सर्विस हो जाएगा पेंशन के लिए, तो पास सर्विस फॉरफिट नहीं होगा।
तो यहां पर जो क्लियरली मेंशन किया गया है जो रूल 28 में, तो इसमें क्या है, कोई अनऑथराइज्ड एब्सेंस, कोई एम्प्लॉई अनऑथराइज्ड एब्सेंस में रहता है और डाइज नॉन पीरियड हो जाता है, तो उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, ओके, उसको नोटिस दिया जाएगा और वो उसका रिप्रेजेंटेशन देगा, ठीक है। तो बिफोर मेकिंग एंट्री इन द सर्विस बुक रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस, ऐसे डायरेक्टली उसका सर्विस बुक में डायरेक्टली एंट्री इमीडिएटली नहीं किया जाएगा कि उसका पास्ट सर्विस को फॉरफीचर कर दो, उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, उसको शो कज नोटिस दिया जाएगा, वो फिर एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन देगा, उसका रिप्रेजेंटेशन को स्टडी किया जाएगा, एग्जामाइन किया जाएगा कि कितना ये जस्टिफाई है, ओके, वो कंडोन हो जाएगा। कंडोन होने के बाद में बार बार बताया कि अनऑथराइज्ड जो एब्सेंस पीरियड है, कि डाइज नॉन पीरियड है, उसको यूएल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो वो एक्चुअली ड्यूटी पीरियड हो जाएगा और वो बेसिकली क्वालिफाइंग सर्विस हो जाएगा, ओके, क्वालिफाइंग सर्विस हो जाएगा पेंशन के लिए। और उसमें क्या होगा ना, लीव आपको याद रखना है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट हो जाएगा तो लीव सैलरी प्राप्त नहीं होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आएंगे लीव ट्रैवल कंसेशन। द पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस डिक्लेयर्ड शो अंडर FR 17A will be treated as break in service for calculating the continuous period of service unless the break condoned by the competent authority। तो बेसिकली हम जानते हैं कि लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए अभी जो रूल है, जो 4 इयर्स का एक ब्लॉक होता है वो डिवाइड होता है 2 ब्लॉक में। जैसे 2 इयर्स में हम क्या करेंगे ना, जो 2 इयर्स का ब्लॉक होता है उसमें क्या है, हम एक परिवार विथ फैमिली हम एक बार हम हमारा होम टाउन को जा सकते हैं और एक बार हम ऑल इंडिया टूर में जा सकते हैं। मगर उसमें जो ब्लॉक होता है, जो 4 इयर्स का ब्लॉक होता है, कि उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 ब्लॉक्स में, 2 इयर्स का ब्लॉक होता है, उसमें सर्विस कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहां पर जब अनऑथराइज्ड एब्सेंस होता है, जो अंडर FR 17A में अनऑथराइज्ड एब्सेंस की डाइज नॉन पीरियड हो जाता है, वो एक्चुअली सर्विस ब्रेक होता है। तो उसको वो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड को और डाइज नॉन पीरियड को कंडोन नहीं किया जाएगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको माफ नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए ब्रेक इन सर्विस हो जाता है, क्योंकि हमको कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए, ठीक है। जैसे अभी LTC का जो बेसिकली ब्लॉक चल रहा है वो 18, 19, 20, 21, 18 to 21, ठीक है। तो 2 इयर्स का 2 ब्लॉक होता है, 18, 19 और एक 20, 21। तो उसमें जो फर्स्ट 2 इयर्स का ब्लॉक होता है उसमें हम होम टाउन जाएंगे और नेक्स्ट में हम ऑल इंडिया टूर में जाएंगे। तो यहां पर क्या है, LTC के लिए कंटिन्यूअस पीरियड होना चाहिए, तो उसमें क्या है, सर्विस ब्रेक हो जाता है और उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको कंडोन कर देता है अनऑथराइज्ड एब्सेंस को, डाइज नॉन पीरियड को, तो वो लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो उसको कंडोन नहीं किया जाएगा, अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड को माफ नहीं किया जाएगा, तो वो ब्रेक इन सर्विस हो जाता है LTC के लिए। नेक्स्ट वन, एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू अनऑथराइज्ड एब्सेंस may be deemed to cause break in service related to the eligibility for appearing departmental examinations for which a minimum period of continuous service is required। हम जानते हैं जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है, हमको एक मिनिमम पीरियड का कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए, मिनिमम पीरियड का कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देने के लिए। सपोज जैसे मिनिमम सपोज पीरियड ऑफ सर्विस 8 इयर्स चाहिए, पर उसके अंदर क्या हुआ, ये अनऑथराइज्ड एब्सेंस हो गया। तो जब अनऑथराइज्ड एब्सेंस हो गया तब सर्विस ब्रेक हो गया, क्योंकि वो तो कंटिन्यू नहीं हुआ, क्योंकि अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड क्या हुआ ना, वो ड्यूटी पीरियड में काउंट नहीं हुआ, वो ड्यूटी पीरियड में काउंट नहीं हुआ, तो वहां पर कैसे होगा, कंटिन्यूअस पीरियड कैसे होगा। जैसे मेरे एग्जांपल में सपोज हमको मिनिमम 8 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए, उसके अंदर क्या हुआ, अनऑथराइज्ड एब्सेंस हो गया, ओके, तो वो ब्रेक इन सर्विस हो गया। तो यहां पर दिक्कत होती है, तो उसको भी माफ नहीं किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो एम्प्लॉई एलिजिबल नहीं होगा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देने के लिए, क्योंकि वहां पर जो है मिनिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इज रिक्वायर्ड। तो क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना है, जैसे LTC, अपीयरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, पेंशन और डाइज नॉन पीरियड में पे एंड अलोवेंस नहीं मिलेगा, और जैसे लीव के आकार में बताया कैसे डेबिट होगा EL और HPL में,
क्लियर। फिर हम चलेंगे नो इफेक्ट्स ऑफ डायजनॉन। जो डायजनॉन पीरियड है एक्चुअली वो मैं पहले बताया, उसको हम एक्चुअली उसमें ब्रेक इन सर्विस नहीं होता है। जैसे पे एंड अलाउंस, जो डायजनॉन पीरियड है हमको पे एंड अलाउंस नहीं मिलेगा। जैसे इंक्रीमेंट उसी पीरियड, ओके, जो डायजनॉन पीरियड है उसी पीरियड को इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, उसमें पास सर्विस कोई फॉरफिट नहीं होगा। जैसे बेसिकली आप देख लिया, मेन इंपॉर्टेंट है पेंशन, लीव ट्रैवल कंसेशन एंड एलिजिबिलिटी फॉर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कंडोन नहीं होगा तो क्या होता है ना, वहां पर दिक्कत आती है, वो माफ नहीं किया जाएगा। जैसे अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड को वहां पर दिक्कत आती है, जैसे पेंशन के लिए, लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए, और जो मिनिमम पीरियड चाहिए हमको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, तो इंक्रीमेंट केस में एक्चुअली वही जो डायजनॉन पीरियड है वो काउंट नहीं होगा। जैसे पे एंड अलाउंस नहीं मिलेगा, लीव में कोई पास सर्विस फॉरफिट नहीं होगा कि जो हमारा सर्विस खाते में जो लीव्स है वो भी लाप्स नहीं होगा। तो एक्चुअली उसको हम ब्रेक इन सर्विस नहीं बोलेंगे डायजनॉन पीरियड को। क्लियर। नो इफेक्ट्स ऑफ डायजनॉन, प्रमोशन थ्रू डीपीसी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी के द्वारा जो प्रमोशन है वो नहीं रुकेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। डायजनॉन पीरियड और अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड, उसमें कोई प्रभाव नहीं डालेगा, एज यूजुअल प्रमोशन होगा। स्पेशल पे एंड अलाउंसेस, वो स्पेशल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। ओके, अनऑथराइज्ड एब्सेंस, ये डायजनॉन पीरियड सपोज डिक्लेयर हो गया, होने से भी स्पेशल पे एंड अलाउंसेस को रोका नहीं जाएगा। क्रॉसिंग ऑफ एफिशिएंसी बार ऑफ द एम्प्लॉय, कोई एफिशिएंसी बार ऑफ द एम्प्लॉय में रुकावट नहीं आएगा। देयर इज नो ब्रेक रिलेटेड टू द क्रॉसिंग ऑफ एफिशिएंसी बार ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये है नो इफेक्ट्स ऑफ डायजनॉन पीरियड में, ये इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। एज यूजुअल प्रमोशन थ्रू डीपीसी होगा, स्पेशल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा, देयर इज नो ब्रेक रिलेटेड टू द एफिशिएंसी बार ऑफ द एम्प्लॉय। तो इसको ध्यान देना है। फिर डिसिप्लिनरी एक्शन के ऊपर हम बताएंगे। फॉर विलफुल और अनऑथराइज्ड एब्सेंस बाय एन एम्प्लॉय, डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। कभी कभी अनऑथराइज्ड एब्सेंस, बिना परमिशन से एम्प्लॉय एब्सेंट हो गया, जानबूझकर एब्सेंट हो गया, ओके, उसका काम से भागा, डेजर्टेड फ्रॉम द पोस्ट। ओके, इस चीज में क्या है ना, डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन, मगर उसका एक्सप्लेनेशन को देख लो, कब डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। द एम्प्लॉय इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच एब्सेंस एंड डायरेक्टेड टू रिजॉइन ड्यूटी इमीडिएटली बाय द स्पेसिफाइड डेट, फेलिंग व्हिच ही वुड बी लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। इसमें क्या है, जब एक एम्प्लॉय अनऑथराइज्ड एब्सेंस के आकार में रह जाता है और अनऑथराइज्ड लीव में रह जाता है, तो उस केस में उसको इन्फॉर्म किया जाएगा और इमीडिएटली उसको अलर्ट किया जाएगा कि उसी डेट के अंदर आप ज्वाइन कर लो। उसको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, तो उसी पीरियड के अंदर आप ज्वाइन कर लो। वो ज्वाइन नहीं करता है तब डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। इमीडिएटली डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट नहीं होगा, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। फर्स्ट वन, इट मींस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द एम्प्लॉय कि यू मस्ट ज्वाइन विद इन दिस मच ऑफ डेट। ओके, if you it means within this period, if the employee would fail to join, यदि वो ज्वाइन नहीं करता है, जो पीरियड दिया गया उस पीरियड में ज्वाइन नहीं करता है, तब डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किया जाता है। तो वही चीज मैं लिख दिया, इफ ही फेल्स टू ज्वाइन, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हिम और एंड द केस शुड बी कंडक्टेड एंड कंक्लूडेड एज क्विकली एज पॉसिबल। तो केस को कंडक्टेड किया जाएगा, उसको परिचालित किया जाएगा और एज यूजुअल मैनर इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल इट मस्ट बी सॉर्टेड आउट, एज सुन एज पॉसिबल उसको कंक्लूड कर दिया जाएगा एक्शन को, डिसिप्लिनरी एक्शन को। ज्यादा दिन तक उसको फॉर प्रोलॉन्ग ऑफ टाइम एक्चुअली इट मींस द डिसिप्लिनरी एक्शन शुड नॉट बी कंडक्टेड। ओके, तो वो उसको एक पीरियड दिया जाएगा, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा और उसको एक पीरियड दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि उसी पीरियड के अंदर आप ज्वाइन कर लो। वो ज्वाइन नहीं करता है तो तब डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट में होगा और केस शुड बी कंडक्टेड। ओके, तो केस को परिचालित किया जाएगा और वो केस को एज यूजुअल मैनर इमीडिएटली उसको कंक्लूड कर दिया जाएगा कि कौन सा एक्शन उसके ऊपर लिया जाएगा। तो उसको
इमीडिएटली उसको कंडक्ट किया जाएगा और उसके ऊपर एक्शन होगा। क्लियर? तो उसको ज़्यादा दिन तक फॉर प्रोलॉन्ग ऑफ टाइम्स एक्चुअली द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द एम्प्लॉई। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर और एक क्लैरिफिकेशन आता है, ऑफिशियल कॉम्स लेट टू ऑफिस। कभी कभी क्या है, हम लेट में ऑफिस जाते हैं, कभी कभी हम कोई कारण के वजह से, सपोज फॉर सर्टन रीजन, जस्ट आई मीन सम एम्प्लॉइज दे गो टू द ऑफिस इन लेट। तो इस केस में लेट के वजह से उसको डायजनॉन नहीं कहा जाएगा। क्लियर? कैनॉट बी ट्रीटेड एज डायजनॉन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल कम्स लेट टू ऑफिस कैनॉट बी ट्रीटेड एज डायजनॉन। फिर हम चलेंगे कंडोनेशन फॉर पेंशन एंड अदर पर्पजेस। द पीरियड ऑफ ब्रेक इन सर्विस कैन बी कंडोन्ड फॉर वन और मोर पर्पजेस। जैसे मैं बार बार बताया, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंशन, एलटीसी और मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। ये तीन चीज में ब्रेक इन सर्विस होता है। तो यहां पर clearly I have mentioned the period of break in service can be condoned for one or more purposes. The condonation for pension and condonation for other purposes will be considered separately and independently. तो यहाँ पर बेसिकली हम जानते हैं उसको माप किया जाता है जो ब्रेक इन सर्विस पीरियड होता है। जैसे पेंशन के लिए, एलटीसी के लिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, उसको कंडोन किया जाएगा मगर सेपरेटली किया जाएगा। ओके, उसको इकट्ठा नहीं किया जाएगा, वो सेपरेटली पेंशन के लिए, सपोज पेंशन के लिए कंडोन किया जाएगा मगर एलटीसी पे और मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए कंडोन नहीं किया जाएगा। जैसे पेंशन एलटीसी के लिए कंडोन कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा, मगर क्वालिफाइंग सर्विस, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए कंडोन नहीं किया जाएगा। तो उसको यहाँ पर क्या है, वो सेपरेटली इंडिपेंडेंटली उसको लिया जाएगा उसको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द कंडोनेशन फॉर पेंशन एंड कंडोनेशन फॉर अदर पर्पसेस विल बी कंसीडर्ड सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली। एक ही समय तीनों को नहीं लिया जाएगा, सेपरेटली उसको लिया जाएगा कि किसको कंडोन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी एक्सटेंड्स द लीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एम्प्लॉय विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू लीव सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव। कभी कभी क्या है, हम लीव लेते हैं और लीव लेने के बाद जो लीव पीरियड जब हमारा खत्म होता है तब हम ज्वाइन नहीं करते हैं और हम ज्यादा दिन तक लीव में रह जाते हैं। तो जो जितना दिन तक हम लीव लिया वो तो हमारा रिकॉर्ड में है, लीव अथॉरिटी को पता है। मगर उसके बाद सपोज लीव अथॉरिटी को अप्रोच किया, लीव अथॉरिटी हमको लीव नहीं दिया, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली हम लीव में रह जाते हैं। तो जो एक्सेस पीरियड का लीव होता है, जो एक्सेस पीरियड का लीव जिसको लीव अथॉरिटी ने सैंक्शन नहीं किया है, वो पीरियड क्या होगा ना, उस पीरियड में लीव सैलरी नहीं मिलेगा। ठीक है, द एम्प्लॉय अनलेस द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी एक्सटेंड्स द लीव, द एम्प्लॉय विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू लीव सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो एक्सेस पीरियड का लीव हो गया उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा ना, हमारा खाते में जो हाफ पे लीव है उससे डेबिट किया जाएगा और जो अदर जो एक्सेस पीरियड है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के आकार में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मगर आपको याद रखना है, जब हम एक्सेस लीव ले जाते हैं बिना परमिशन से, एक्सेस लीव में रह जाते हैं विदाउट परमिशन ऑफ द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, तो वो पीरियड में हमको लीव सैलरी नहीं मिलेगा। और वो पीरियड को कैसे एडजस्ट किया जाएगा ना, जो हमारा सर्विस खाते में जो एचपीएल है उससे डेबिट किया जाएगा और पूरा डेबिट करने के बाद और जो बाकी बच जाता है ओके एक्सेस पीरियड ऑफ लीव, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के आकार में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मगर आपको याद रखना है, जो लीव हमारा, जो एक्सेस लीव हम ले लिया विदाउट परमिशन, उसमें कोई लीव सैलरी प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन बेसिकली इंटरप्शन और ब्रेक इन सर्विस अंडर 17A। जो 17A है, जो फंडामेंटल रूल FR 17A में बेसिकली हमारा अनऑथराइज्ड एब्सेंस और डायजनॉन पीरियड के बारे में उसका क्या क्या प्रोविजन से दिया गया है। उसमें एक्चुअली तीन चीज में हमारा ब्रेक इन सर्विस होता है। एक लीव ट्रैवल कंसेशन, उसमें हमारा कंटिन्यूअस पीरियड होना चाहिए। जैसे 4 ईयर ब्लॉक का पीरियड होता है, उसमें 2 ईयर्स का ब्लॉक पीरियड होता है, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसमें हमारा
जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड, ओके, वो ड्यूटी के आकार में माना नहीं जाता है और वो कंटिन्यूअस पीरियड को ब्रेक कर देता है। क्वासी परमानेंसी रिलेटेड टू द पेंशन, वो बोलते हैं कि जब ब्रेक इन सर्विस हो जाता है, जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड जो ब्रेक इन सर्विस उसके वजह से हो जाता है, हमारा पास्ट सर्विस पेंशन के लिए फॉरफिट हो जाता है, जब्त हो जाता है। और थर्ड है एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस फॉर विच ए मिनिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस रिक्वायर्ड। ये मैं बताया, कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, उसमें ब्रेक इन सर्विस हो जाता है। तो ये तीन बहुत याद रखना है, इंटरप्शन और ब्रेक इन सर्विस अंडर 17A। नेक्स्ट है परमिशन टू अपीयर इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन नॉट अलाउड ओनली व्हेन 17A डिसेबिलिटीज आर इम्पोज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन में दे दिया। नोटिस हैज बीन इश्यूड टू द कंसर्न्ड ऑफिशियल फॉर imposition of disabilities under provision of FR 17A and final order imposing disabilities is yet to be issued. So provisional permission may be granted for the concerned official to appear in the departmental examination if they are otherwise eligible. इसमें क्या है, जो हमारा अनऑथराइज्ड एब्सेंस जो पीरियड होता है और डाइज नॉन पीरियड के लिए, उसको नोटिस इशू किया जाता है एम्प्लॉय को। जो एम्प्लॉय अनऑथराइज्ड एब्सेंस में रह गया और जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड को डाइज नॉन में डिक्लेयर कर दिया गया, उसको एक नोटिस इशू होगा। नोटिस हैज बीन इशू टू द कंसर्न्ड ऑफिशियल फॉर इम्पोजिशन ऑफ डिसेबिलिटी, ओके, अंडर प्रोविजन ऑफ FR 17A। ओके, अभी तक वो नोटिस इशू हुआ, फिर वो रिप्रेजेंटेशन देगा, मगर इसमें क्या है, अभी तक डिसेबिलिटी इंपोज नहीं किया गया है, अभी उसको नोटिस दे दिया गया है। उसको नोटिस दे दिया गया है कि क्यों, इट मींस आपका जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस पीरियड है, कि जो डाइज नॉन पीरियड है, क्यों उसमें ब्रेक इन सर्विस नहीं होगा। एक सो कॉज नोटिस हो गया, मगर वो एक्चुअली वो डिसेबिलिटी को इंपोज नहीं किया गया है। तब उसको प्रोविजनल के आकार में उसको परमिशन दिया जा सकता है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देने के लिए, क्योंकि अभी ओनली नोटिस दिया गया है। उसके ऊपर जो डिसेबिलिटी है वो इंपोज नहीं किया गया है, ओनली नोटिस दिया गया है और पूछा गया है कि क्यों आपका सर्विस ब्रेक इन सर्विस के आकार में डिक्लेयर नहीं होगा। ठीक है, मगर बेसिकली उसके ऊपर वो जो डिसेबिलिटी, जो FR 17A का डिसेबिलिटी इंपोज नहीं किया गया है, तो उस केस में प्रोविजनली उसको परमिशन दिया जा सकता है एग्जाम देने के लिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए। मगर नेक्स्ट में क्या है, where disabilities under the provisions of FR 17A have been imposed and appeal submitted by the concerned official is pending disposal by the competent authority, no permission to appear in departmental examination can be given unless and until the disabilities are removed by the order on the appeal. यहां पर क्या है, सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, यहां पर क्या है, ऑलरेडी डिसेबिलिटी उसके ऊपर इंपोज कर दिया गया है कि आपका सर्विस ब्रेक होगा। ओके, ये ऑर्डर दिया जा चुका है, एम्प्लॉय को नोटिस दिया गया, वो रिप्रेजेंटेशन दिया, रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी वो रिप्रेजेंटेशन जस्टिफाई नहीं हुआ। जो एम्प्लॉय जो रिप्रेजेंटेशन दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको स्टडी किया, रिप्रेजेंटेशन को एग्जामाइन किया, मगर उसमें उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, तो वो बोल दिया आपका सर्विस ब्रेक होगा। उसके बाद क्या है ना, वो एम्प्लॉय क्या किया, अपील किया, मगर जो अपील किया अभी तक वो अपील को डिस्पोजल नहीं किया गया है। तो इस केस में क्या होगा, उसके ऊपर डिसेबिलिटी इंपोज कर दिया गया कि आप ब्रेक इन सर्विस होगा, और वो एम्प्लॉय क्या किया ना, अपील किया, मगर अभी तक अपील को बेसिकली वो अपील अभी डिस्पोजल नहीं हुआ है, वो अपील का सुनवाई नहीं हुआ है। ओके, तो उस केस में क्या होगा, मगर उसको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए परमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी डिसेबिलिटी इंपोज कर दिया गया है कि आपका ब्रेक इन सर्विस होगा। ओके, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका है कि ब्रेक इन सर्विस होगा, मगर एम्प्लॉय ने क्या किया, अपील कर चुका है, मगर अपील डिस्पोजल नहीं हुआ है। तो इस केस में उसको परमिशन नहीं दिया जाएगा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक इन सर्विस लग चुका है। उसका जो मिनिमम सर्विस फॉर क्वालिफाइंग फॉर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, उसमें ब्रेक आ चुका है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Next one, condonation of break-in service for purpose of pension may be considered by the competent authority. So decision not to condone is taken only in exceptional and grave circumstances. Basically pension के केस में
बेसिकली कॉन्डोन हो जाता है, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो ओल्ड एज पेंशन के लिए ब्रेक इन सर्विस होने से एक कर्मचारी का बहुत नुकसान होता है, उसका एक फैमिली है, इसके वजह से क्या है, उसको शो कॉज नोटिस दिया जाता है, वो रिप्रेजेंटेशन देता है और उसको बेसिकली क्या किया जाता है ना, उसको कॉन्डोन माफ कर दिया जाता है। और कभी कभी एक्सेप्शनल केस में, कभी ग्रेव सर्कमस्टांसेस में, जब कोई ऐसा इलीगल स्ट्राइक हुआ जो देश बेसिकली अगेंस्ट द कंट्री, अगेंस्ट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री की स्टेट, आप ऐसा कुछ स्ट्राइक में इन्वॉल्व हो गया जिसमें एक्चुअली देश के लिए नुकसान है और देश के लिए खतरा है और स्टेट राज्य के लिए भी खतरा है और सेफ्टी सिक्योरिटी अगेंस्ट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड स्टेट, तो इस केस में क्या होगा, ऐसे ग्रेव सर्कमस्टांसेस और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उसको बेसिकली ब्रेक इन सर्विस को कंडोन नहीं किया जाता है पेंशन के लिए। मगर ज्यादातर क्या है, जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस होता है उसको माफ कर दिया जाता है बेसिकली पेंशन के लिए। और ज्यादातर जो 10 ईयर्स सर्विस कंप्लीट क्वालिफाइंग सर्विस हम जानते हैं कि 10 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस होने के बाद पेंशन प्राप्त होता है, जो ओल्ड एज पेंशन में जो बेसिकली ओल्ड पेंशन के बारे में बता रहा हूँ, ओल्ड पेंशन के बारे में, तो अभी तो एनपीएस है, ओल्ड पेंशन के बारे में बता रहा हूँ। तो ओल्ड पेंशन में बेसिकली 10 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए, आप ऑलरेडी 10 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस आपका हो चुका है और उसमें ब्रेक इन सर्विस आ जाएगा तो एम्प्लॉय को वहां पर नुकसान होगा। मगर बेसिकली इन केस ऑफ एक्सेप्शनल एंड ग्रेव सर्कमस्टेंसेस इट मींस ब्रेक इन सर्विस इज नॉट कंडोन्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये आज मेरा डिस्कशन है। प्लीज माय फ्रेंड्स watch my video till the end. Definitely you can get all the answer in regarding to the Dies non and unauthorized absence. So thank you.